हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 4 चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। ओके, तो इस कहानी में हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे, इला, जो अपनी मेहनत से जिस तरह से कपड़ों पर अलग अलग परिधानों पर अलग अलग से डिज़ाइन बनाती है। ओके, टाँके लगाती है, अलग अलग डिज़ाइन बनाती है, उस सभी के बारे में देखेंगे। जो काठियावाड़ी और कुछ डिज़ाइन उस काठियावाड़ी है और कुछ लखनवी और कुछ बंगाल की भी झलक आती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इला वो हैंडीकेप्ड है, अपाहिज है। ठीक है, उसके हाथ नहीं है, पर वो सभी काम किससे करती है? पैर से। पर उसके हाथ ना होते हुए भी उसने अपनी इच्छा जाहिर की और उसने किससे कर दिखाया? पैरों से। ठीक है, तो ये भी कह सकती थी कि मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर उसने ऐसे नहीं किया, बल्कि हिम्मत दिखाकर सभी काम किससे करना शुरू किया? पैरों से। ठीक है, तो वही कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहोगे तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, रास्ते अपने आप बनाते हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था कि किनारों पर कसूती की टाकों से पिरोई हुई बेल थी। मतलब जो मलमली की धोती थी उस कैसा रंग था? उस पर बादामी, और उस पर क्या क्या डिज़ाइन बनाए गए थे? कसूती की टाकों से बेल बनाई हुई थी। ओके, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। धोती मतलब साड़ी, और साड़ी के जो पल्लू पर किस तरह के डिज़ाइन बने थे? भरवा टाके के डिज़ाइन बने थे। ओके, सुनहरे रू पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मतलब उस साड़ी में बेल और बूटे बनाए गए थे जिससे वो हरी भरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। और किसने इस डिज़ाइन को बनाया था? टाके, भरवा टाके और साड़ी में इला सचानी ने। ओके, इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मतलब उसने हिम्मत नहीं माना, बल्कि किस तरह से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसने क्या काम को चुना? सिलाई, कढ़ाई और अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए। ओके, कपड़ों पे। तो यहाँ पर हम इला के बारे में पढ़ेंगे। इला 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। तो इला 26 साल की लड़की है और वो कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत ज़िले में। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो उन्होंने अपना बचपन कहाँ गुजारा? अपने नाना के, ठीक है, अपने नाना के गांव में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी टेढ़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। ठीक है, तो जैसे ही सांझ होता, सांझ मीन्स शाम, जैसे ही शाम होता तो सभी बच्चे घर से बाहर आकर कुछ ना कुछ खेलते। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जब बच्चे इन खेलों को खेलते हुए ऊब जाते, मतलब उनका मन भर जाता, तो क्या करते थे? पेड़ों की डालियों पर झूला डालते थे और झूला झूलते थे और कुछ गाते भी थे। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयोरे। इला गाने में इनका साथ देती। इला जो कि उनके साथ खेल तो नहीं सकती, पर उनका साथ देती। ठीक, क्योंकि खेल नहीं सकती थी। ठीक है,
पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। मतलब उनकी मदद करने की कोशिश करती पर उसके हाथ नहीं उठते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। वो चाहती थी कि मैं सभी बच्चों का साथ दूँ, उनके साथ खेलूँ, उनके साथ हंसूँ, और बच्चे भी चाहते थे कि इला हमारे साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभी वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल खेलते थे, उसमें साथ में खेलने लगती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। सभी उनके साथ खेलने की कोशिश करती, खेलती भी, पर जब दाम देने का बारी आता तो वो हाथ को नहीं बढ़ा पाती। ओके, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला ने हार नहीं माना, क्योंकि वो ये नहीं सोचती थी कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बल्कि उसने हाथ ना होने को एक जिद माना। मतलब उसने कुछ नया करने की सोची। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। मतलब उसने ये चुनौती स्वीकार किया कि जो भी काम हम अपने हाथों से करते हैं वह काम को वह किससे करेगी, पैरों से। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मीन्स झाड़ना। ओके, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, स्लेट पर लिखना भी उसने पैरों से सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मीन्स एडमिशन, प्रवेश। ओके, दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, तो कहीं कहीं पर उसे सुरक्षा की चिंता थी। मतलब कैसे आएगी जाएगी, क्या करेगी। और कहीं कहीं पर तो बहुत अलग तरीके से बहुत फुर्ती से काम करती। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, पर थोड़ी थोड़ी परेशानी भी आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मतलब वो हार मारने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। 10th तक पढ़ाई की, 10वीं तक, लेकिन वो 10th की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। ओके, इसीलिए वो हमेशा सफल नहीं हो पाती। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसे ये सुविधा भी मिल सकती थी। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। मतलब उसे इला को ये जानकारी नहीं थी कि अपाहिज है, हैंडीकेप्ड है, तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाती पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए। मतलब हैंडीकेप्ड है, अपाहिज है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। उनके एग्ज़ाम लिखने के लिए किसी व्यक्ति को अरेंज किया जाता है और उनको एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है। पर ये सब जानकारी इला को नहीं थी, इसलिए वो हमेशा असफल रहती थी। अच्छा रहता, मतलब ये सभी बातें उसे नहीं मालूम थी। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, मतलब सिलाई कढ़ाई की। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की मन ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। मतलब वो अंगूठों से सुई में धागा डालती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब उसने इतनी मेहनत की और उसे अपने आप पर इतना विश्वास था, धीरज था
कि उसने धीरे धीरे सभी काम को अच्छे से करना सीख लिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगें, ये सब बात समझ गई थी। अब जैसे 15 ईयर्स की हुई, 15 साल की, तो उसे ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि कौन से कलर पे किस तरह का डिज़ाइन बनाया जाए और उसमें किस तरह के टाके लगाए जाए। ये सब उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। एक समय ऐसे भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। मतलब इला ने जो डिज़ाइन बनाया था, टाके लगाए थे, मतलब वो कहाँ के लगाए थे? अधिकतर काठियावाड़ी, ठीक है, और चिकनकारी ये सब बनाया था। इसमें लखनऊ और बंगाल की झलक तो आती ही थी, पर उसने बहुत से टाके और बहुत से डिज़ाइन अपने मन से भी डालने की कोशिश की थी, इस्तेमाल की थी। ओके, पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। मतलब क्या किस किस की डिज़ाइन बनाई थी? पशु पक्षियों की डिज़ाइन ज्यामितिक आकार में बनाया था और उस पर क्या क्या किया था? कसूती और जंजीर से उसे उभेर के रखा था। ठीक है, पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ओके, ट्रेडिशनल जो पिछले ज़माने में जो हम लोग कपड़े पहनते थे उसमें उसने कुछ नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, तो उसने बनाया भी और ये लोगों को बहुत पसंद भी आए। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे। अब इला को बहुत हौसला मिला, ओके, शक्ति मिली कि मेरे कामों की बहुत प्रशंसा हो रही है, तो उसे और ज़्यादा हिम्मत मिली। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। तो उसने और ज़्यादा अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। ओके, तो और ज़्यादा अपने कपड़ों पर, जिस पे वो कपड़े बूटियाँ बुनती थी, उन्हें क्या करती थी? और अच्छे से बारीक बारीक सी डिज़ाइन बनाकर टाके लगाती थी। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, पेज नंबर 44, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो यहाँ इसमें प्रश्न दिया है, उसे आप अपने मन से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, इला या इला जैसे कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? तो मान लो आपके क्लास में इला जैसी कोई लड़की एडमिशन लेती है, तो आपके उसे देखकर आपके मन में किस तरह के प्रश्न आएंगे? आपके मन में किस तरह से प्रश्न आएंगे? मतलब कैसे कपड़े पहनती होगी, कैसे अपना होमवर्क करती होगी, कैसे बाल बनाती होगी, कैसे लिखती होगी, कैसे खाना खाती होगी, ये सब के तरह के प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया? तो हाँ, हमारे सोच में ये बदलाव आया कि जब हम सोचते हैं कि अपाहिज जो हैंडीकेप्ड होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, हमारी सोच यहाँ तक थी, पर हम इस कहानी को पढ़कर ये हमारी सोच थोड़ी बदल गई है। तो पहले मुझे लगता था कि अपाहिज व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। ओके, वे खुद से सहारे की ज़रूरत होती है और हम सोचते हैं कि वे खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर सकते, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात। पर इस कहानी को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ पाती हूँ। मतलब इसमें इला जिस तरह से उसने हिम्मत दिखाई, अपने मन में हाथ ना होने को एक चुनौती के रूप में माना और उसने सभी हाथ से करने वाले काम को किससे किया? अपने पैरों से करना सीखा। तो ये क्या है? इला का आत्मविश्वास ही है और साहस। ठीक है, नेक्स्ट, मैं कुछ कर सकती। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? ठीक है,
तो आप ये सोच सकते हैं इला, यदि इला आपके विद्यालय में आए तो आपको क्या लगता है कि उसे किस किस तरह की परेशानी होगी। तो तो इसमें हम कह सकते हैं कि इला लिखने में परेशानी हो सकती है इला को, और साथियों के साथ खेलने में भी, और हो सकता है उसे बैठने में भी, मतलब जहाँ पर वो बैठती है वो जगह उसके लिए ठीक नहीं होगी, मतलब बेंच इधर उधर है तो उसे सही करने में भी परेशानी होगी। और मेन बात तो उसे अपना बैग उठाने में और रखने में परेशानी होगी। ओके, सेकंड नंबर, उसे यह परेशानी ना हो तो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो हाँ, हम इसके लिए एक बदलाव सुझा सकते हैं कि उसके लिए कुछ लिखने वाले व्यवस्था की जाए। ठीक है, मतलब लिखने के लिए लिखने वाले की व्यवस्था की जाए, या तो फिर उसे सब कुछ किस में पढ़ाया जाए, मौखिक रूप में। ठीक है, तो वो इस तरह से बाकी सामान्य बच्चों से अलग नहीं हो पाएगी। ओके, प्यारे इला, यहाँ पर जो पत्र दिया है इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों, आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस लिखना है और आप इला को क्या लिखना चाहते हो, आपको ये चैप्टर पढ़ना है और लेटर लिखना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और हमें भी किसी भी काम को करने के लिए डरना नहीं चाहिए। ओके, ये सब हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मन से ये एक पत्र लिखना है इला को। नेक्स्ट सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। तो इसमें हम देख सकते हैं इला को लेकर स्कूल वाले बहुत चिंतित थे। चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, आपके उत्तर का कारण बताइए। तो हाँ, इला को लेकर स्कूल वाले बहुत चिंतित थे। किस लिए चिंतित थे, उसकी सुरक्षा के लिए, और ये सोचते थे कि वो किस तरह से आगे बढ़े, उसके लिए भी चिंता रहते थे। ठीक है, तो स्कूल वाले उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके काम करने की गति को लेकर, और उसकी अपंगता मतलब अपाहिज थी तो ये सोचते कि किस तरह से अपना काम करेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर वे चिंतित थे। ठीक है, नेक्स्ट, इला की काशिदाकारी में खास बात क्या थी। तो इला की काशिदाकारी में खास बात क्या थी, इला की काशिदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। ठीक है, और इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 करके। तो उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई तरह के टाकों का भी इस्तेमाल किया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था उसने, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों के ज्यामितिक आकार को कसूती और जंजीर से उसने उठा रखा था, उभेरे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, सही के आगे राइट का निशान लगाओ। तो इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्यों, क्योंकि इसमें अपने मन से आप कह सकते हैं क्यों नहीं कर सकी, कि परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी, कि वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, कि लिखने की गति धीमी होने के कारण प्रश्न पत्र समय पर नहीं कर पाती थी, या उसको पढ़ाई करना काफ़ी अच्छा नहीं लगता था। तो हम देखते हैं कि उसकी लिखने की गति बहुत धीमी थी, जिसके कारण उसे प्रश्न पत्र समय पर पूरा नहीं कर पाती थी। ओके, नेक्स्ट, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो ऐसा होता है, यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो क्या होता, तो अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी नहीं सीख पाती। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कसीदाकारी।
का फर्स्ट नंबर का, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित बहुत से शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कौन कौन से नए शब्द सीखे। तो इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो ये सब सिलाई कढ़ाई से संबंधित शब्द हैं। टाका, चिकनकारी, जंजीर, भरवा टाका, कसीदाकारी, बेल, बूटे, बूटियाँ, कांथा के कांथा। नीचे दी गई नंबर नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, मतलब फुटबॉल, बुनाई, बागवानी और पतंगबाजी। तो इसे क्या करना है आपको, संज्ञा और क्रिया दोनों ही शब्द को इकट्ठा करना है, मतलब कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये आपको ये खुद कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर बागवानी मतलब गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं पौधे लगाने के लिए। फिर किसकी कौन सी संज्ञा, खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है खोदने के लिए। ठीक है, फिर पानी डाला जाता है, साफ किए जाते हैं, फिर पौधे लगाए जाते हैं। पतंगबाजी में किसकी ज़रूरत पड़ती है, पतंग बनाते हैं। फिर मांझा, ठीक है, फिर चरखी में धागा को लपेट के रखा जाता है। फिर क्या कर सकते हैं, कौन सी क्रिया, पतंग उड़ाना। फुटबॉल में क्या कर सकते हैं, फुटबॉल की ज़रूरत पड़ सकती है, लात मारना हो सकता है और गोल करना, ये सब हो सकता है। और बुनाई ऊन से बुनाई के लिए क्या कर सकते हैं, बुनना, रुई का गोला, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक पर क्या करना है, लिखना है, संबंधित शब्द लिखना है, मतलब कौन से, संज्ञा और क्रिया दोनों ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एक सादा रुमाल लेना है या तो फिर एक साफ कपड़ा, उसको काटना है, फिर उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाना है, मतलब जंजीर की डिज़ाइन बनानी है और मछली टाका ऐसे बनाना है। देन भरवा टाका और उल्टी बखिया और खुला हुआ जंजीर टाका, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इला ने इस तरह के से क्या की थी, टाके लगाए थे, जो उसने परिधान बनाए थे, ड्रेस बनाए थे, उसमें इस तरह के डिज़ाइन थे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।